आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि अगले 10 से 15 साल में भारत अखंड भारत बनेगा। तो अखंड भारत का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए सबसे ऊपर रहा है। 13 अप्रैल 2022 एक बार फिर अखंड भारत का मुद्दा उठा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हरिद्वार में चल रहे एक कार्यक्रम में ये कहा कि आने वाले 20 से 25 सालों में अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो शायद ये अगले 10 से 15 सालों में ही पूरा हो जाएगा। भागवत के इस बयान से इस मुद्दे ने फिर करवट ली है, लेकिन क्या ये संभव है या बस एक बेतुकी सी बात है? तो फिर चलिए आज साथ में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अखंड भारत जो कई लोगों को कल्पना तो कई को आने वाला भविष्य लगता है, लेकिन ये कल्पना भविष्य बन सकती है इस बात की संभावनाएं कितनी है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो आगे चलते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र और देश हैं जो अखंड भारत में शामिल हैं या जिन्हें उसके अंदर माना जाता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की माने तो अखंड भारत में आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और इंडोनेशिया तक आते हैं। लेकिन आरएसएस के अलावा और भी कई धारणाएं हैं जो अखंड भारत को अलग अलग तरह से देखती हैं। जिससे कुछ का मानना है कि अखंड भारत यानी 1947 के पहले का भारत है, जिसमें पाकिस्तान भी आता था और बांग्लादेश भी। वहीं कुछ और धारणाओं की माने तो अखंड भारत का मतलब है जो हिस्सा पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा रखा है उसे वापस लेना। ये तो हो गई अखंड भारत की बात कि वो कितना बड़ा है, और अब हम आगे इन देशों का भारत के साथ इतिहास जानने की कोशिश भी करते हैं। पहले अफगानिस्तान की बात करें तो इस देश का भारत से महाभारत के समय का नाता है। जी हाँ, बिल्कुल, अफगानिस्तान का जो कांधार भाग है वो कभी गांधार हुआ करता था और इसका उल्लेख तो महाभारत में भी है। कौरवों की माता और शकुनी की बहन यहीं की राजकुमारी थी। लगभग 980 एडी तक अफगानिस्तान पर एक हिंदू राजा जयपाल का शासन हुआ करता, मगर उसके बाद गजनी के सुल्तान के कारण उनका शासन सिमटने लगा। अफगानिस्तान 1893 तक भारत में ही समझा जाता था, मगर ब्रिटिशर्स और अफगान के आमिर ने मिलकर ड्यूरल लाइन को खींचकर इसे भारत से काट दिया। ऐसे अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अब आगे चलते हुए हम पाकिस्तान की तरफ आएँ तो इसमें बोलने जैसी कुछ भी बात नहीं है कि ये भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे में इस देश का जन्म हुआ और आज ये भारत का एक पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ ही एक और हिस्सा भी भारत से अलग हुआ था, जिसे 1971 के पहले तक ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, मगर 1971 की जंग के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान से कटकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया और आज ये भी हमारे एक पड़ोसी देश है। अब अगर हम बांग्लादेश के ऊपर से बाएं चलें तो एक देश आता है नेपाल। ये देश 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र था, मगर राजशाही खत्म होने के बाद इसे 2015 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। इस देश में हिंदुत्व का प्रभाव आपको देखने को काफ़ी मिलेगा, क्योंकि कभी यहाँ पर भी कुछ हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था, जिसमें गुप्त वंश और लिच्छवी प्रमुख हैं, मगर ये 13वीं सदी तक खत्म हो गए थे। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे मल राजाओं और उनके बाद गोरखाओं का शासन आ गया था। गोरखाओं के अंग्रेजों के साथ 1814 से 1816 तक कई युद्ध हुए, जिनमें कुछ मोर्चों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो कुछ पर वे जीते भी, मगर फिर भी ये देश गुलाम नहीं बना। नेपाल के बाद हम अगर दाएं ओर चलें तो हम भूटान जा पहुँचेंगे। एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए मिसाल है, जैसे कार्बन नेगेटिव देश का होना और दूसरा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 8वें स्थान पर होना। ये पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत देश है। ये एक बौद्ध राष्ट्र है और यहाँ बौद्ध धर्म की स्थापना 8वीं सदी में हुई, जब भारत के गुरु पद्म संभव ने भूटान जाकर दीक्षा दी। भूटान में उन्हें रिनपोचे के नाम से जाना जाता है। भूटान और भारत में राजनीतिक संबंधों की शुरुआत 1865 में सिंगचुला संधि से हुई, जिसके तहत भूटान भी भारत का ही एक हिस्सा था। मगर 1907 में एक अलग आधुनिक भूटान बना जो भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन बाद में 1949 में भूटान ने भारत से मैत्री संधि करी, जिसके तहत भूटान ने अपनी विदेश नीति पूरी तरह से भारत को सौंप दी।
और बाद में भारत चीन युद्ध के बाद अपने रक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। भूटान की ही तरह एक और देश है जो एक बौद्ध राष्ट्र था जब तक चाइना ने उस पर कब्जा नहीं किया था। 1949 में पीपल लिबरेशन आर्मी ने इस देश पर कब्जा करके लगभग 12 लाख लोगों को मार दिया और 6000 के करीब बौद्ध मोनास्ट्री को तोड़ दिया। इस देश का इतिहास कहीं 7वीं शताब्दी से मिलता है और यह बौद्ध धर्म का प्रचार 8वीं शताब्दी से शुरू हो गया। कुछ भारतीय मान्यताओं की माने तो तिब्बत का पुराना नाम त्रिविष्टक कहा जाता था, जो भारत का ही एक हिस्सा था। ऐसा हमारे कुछ धुंधले इतिहास से पता चलता है। जैसे कहा जाता है कि विक्रमादित्य के समय में तिब्बत और उसके ऊपर का क्षेत्र भारत का ही हिस्सा था। वहीं ये भी कहा जाता है कि जोरावर सिंह ने भी लद्दाख और तिब्बत को सिख साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये एक शोध का विषय है। अब हम बर्मा पर आते हैं, जो आज हमारा एक पड़ोसी देश बन गया है। ये कभी भारत का ही एक हिस्सा था, जो पहले ब्रिटिश इंडिया का एक भाग हुआ करता था। 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से काट कर एक अलग देश बना दिया था। यह भी तिब्बत और भूटान की ही तरह एक बुद्धिज्म को मानने वाला देश है। बर्मा के बाद एक और देश इंडोनेशिया, जिसे अखंड भारत का भाग समझा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कभी इंडोनेशिया में भी हिंदुइज्म था। और ऐसा इंडोनेशिया की कुछ ऐसी चीज़ों को देखकर लगता भी है, जैसे कि यहाँ के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का चित्र होना। इसके अलावा यहाँ एक एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस का होना, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। और ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जो ये साफ साफ बताते हैं कि ये कभी हिंदू राष्ट्र रहा होगा। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत कब हुई, तो प्रमाण लगभग 500 BC के आसपास मिलते हैं, जब भारतीय व्यापारियों ने जाकर यहाँ अपना व्यापार करना शुरू किया। इससे यहाँ धीरे धीरे हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ने लगा। बाद में 1025 AD में यहाँ चोलों ने अपना राज्य स्थापित करके मंदिर बनवाकर और ज़्यादा हिंदुइज्म का प्रचार किया, जिसके आज तक यहाँ की संस्कृति पर असर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं एक और देश श्रीलंका की। ये देश भारत के अतीत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम रामायण का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हम अतीत में इतना पीछे ना जाते पास से कुछ ढूंढते हैं। जैसे श्रीलंका में सिंगलियों का शासन लगभग 550 BC से पहले से चला आ रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिंगलियों का भारत से बहुत पुराना नाता है। विजय, जो कि सिंगलियों के पहले राजा थे, उन्हें उनकी राज्य सिंहपुरा, जो कि आज भारत के उड़ीसा में कहीं है, से उनके 700 अनुयायियों के साथ निकाल दिया गया था। तब उन्होंने श्रीलंका में आकर सिंगलियों को स्थापित किया। श्रीलंका में बाद में कुछ भारतीय राजाओं का शासन भी हुआ, जिसमें चोले और पांड्यन वंश के कई राजा थे। बाद में 1815 तक अंग्रेजों का श्रीलंका पर कब्जा हो गया और फिर 1948 में अंग्रेजों ने इसे एक अलग देश घोषित करके आज़ाद कर दिया। एक भारतीय होने के नाते मुझे तो ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि भारत कितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में एक दुख भी होता है कि ये इतने भाग में टूट गया। चलिए अपनी भावनाओं को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत अगर फिर से इतना बड़ा हो सकता है तो कैसे, और क्या पहले ऐसा कुछ हुआ भी है। अब अगर हम भारत के दोबारा इतना बड़ा होने की कल्पना करें तो शायद ऐसा हो भी सकता है। तो बात करते हैं कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि अतीत में टूटे हुए देश दोबारा नहीं जुड़े हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी को ले सकते हैं। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट दोनों जर्मनी एक हो गए थे। इससे ये देखा जा सकता है कि देश दोबारा से जुड़कर एक देश बना सकते हैं। लेकिन अब ये एक सवाल और उठता है कि कैसे। कुछ कहेंगे कि हम युद्ध करके इन सब देशों को जीत लेंगे। ये सुझाव बड़ा बचकाना है, क्योंकि इसमें हम पाने से ज़्यादा खो देंगे। वो कैसे, तो सुनिए। जब भारत इन सब देशों पर युद्ध की घोषणा करेगा तो ये सब देश भारत के विरुद्ध एक होकर युद्ध लड़ेंगे, और इसमें भारत चाहे हारे ना, पर नुकसान तो काफ़ी उठाना पड़ेगा। ऐसा कई युद्धों के उदाहरण हमारे अतीत में भरे पड़े हैं। इस तरह का अखंड भारत बनाने के रास्ते को छोड़ते हैं और इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। हम अखंड भारत को हमेशा ऐसे देखते हैं कि जैसे उसके ऊपर एक सत्ता का शासन हो, लेकिन यहाँ हमें एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हम अखंड भारत की कल्पना यूरोप की तरह कर सकते हैं, जिसमें सब देश अलग होकर भी एक साथ रहते हैं, जहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर ऐसा हो तो अखंड भारत भविष्य में एक काफ़ी समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि अखंड भारत के अंदर जब ये देश जुड़ जाएंगे तो ये भी यूरोप और पश्चिम की ही तरह शक्तिशाली बन जाएंगे।
लेकिन फिलहाल ऐसा अखंड भारत बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के अपने कई पड़ोसियों के साथ कुछ न कुछ विवाद चलते ही रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल भी। मगर जियोपॉलिटिक्स में कोई हमेशा के लिए किसी का ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। तो ऐसा देखते हुए हम आने वाले भविष्य में एक शांतिप्रिय और शक्तिशाली अखंड भारत की कल्पना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अखंड भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।